बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल इनकम फ्रॉम सैलरी को कंप्लीट किया था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पास पेपर से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। लेकिन जब हम पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो हमें कुछ प्रोविजन उसकी छोड़नी पड़ेंगी कि यार ये अभी नहीं पढ़ा, ये अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि एक अच्छे पास पेपर के क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि शायद हमारा 2 दिन लेगा, वो मर्ज होके टेस्ट हो रहा होता है, दैट इज टैक्स क्रेडिट्स। तो फिर मैंने रात को सोचा कि नहीं, इसको पहले कर लें ताकि फिर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन को टेकअप कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पूरा हो के यस ये पास पेपर में सवाल आया और एज इट इज वहीं से आ रहा है। वरना जब हम उसमें से एक दो एडजस्टमेंट को काटेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, पता नहीं सवाल में क्या हो रहा है। वैसे भी अब हम टैक्स क्रेडिट्स को पढ़ सकते हैं। टैक्स क्रेडिट पढ़ने के लिए सिर्फ हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है कि हम एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम को पढ़ चुके हों। तो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम सैलरी भी पढ़ लिया। अच्छा, कुछ टीचर तो टैक्स क्रेडिट वो चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन वो आपको पता है मैं चैप्टर 4 वहां पे कंप्लीट नहीं करवाता, क्योंकि उसको अप्रोप्रिएट जगह पर ही जाकर पढ़ा जाए। टैक्स क्रेडिट का ही कल जिक्र आ रहा था जब हम सेक्शन 102 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सेक्शन 102 में हमने पढ़ा था कि फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट पर्सन इज एग्जेम्प्ट इफ पर्सन हैज पेड फॉरेन इंटरेस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमने कल एक उसूल मोटी मोटी सी बात की थी कि यार 2 दफा तो टैक्स बहरहाल नहीं देना, ठीक है ना, डबल टैक्सेशन नहीं होनी। लेकिन गवर्नमेंट थोड़े से टैक्स का लालच कर लेती है, वो वाला लालच और वो वाली सारी बातें इस छोटे से टॉपिक में आ रही हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात को टेकअप करते हैं, डिफरेंट टैक्स रिजीम। जो टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है ना, वो 3 तरह से लग रहा है। वन इज कॉल्ड एनटीआर। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एनटीआर में पढ़ी, सैलरी एनटीआर में पढ़ी। एनटीआर की पहचान क्या थी? हम इनकम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद बंदे का डिसीजन लेते हैं कौन है ये, सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। फिर हमें टेबल का पता चलता है, फिर उस टेबल के स्लैब में जाके हम टैक्स रेट लगाते हैं। जहां हम इनकम पढ़ रहे होते हैं वहां टैक्स रेट नहीं लिखा हुआ होता। यानी जब हम सैलरी पढ़ रहे थे, जब हम अकोमोडेशन पढ़ रहे थे, जब हम कन्वेंस पढ़ रहे थे, जब हम एम्प्लॉय शेयर स्कीम पढ़ रहे थे, जब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एडवांस पढ़ रहे थे, वहां टैक्स का रेट कहीं नहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना। ऐसी तमाम इनकम जिनको इकट्ठा करके टोटल लगा के फिर डिसाइड हो के भाई टैक्स का रेट कहां लगना है, इसको हम कहते हैं NTR, normal tax regime. Under this regime, income from different sources falling under NTR are added together to calculate total. अब हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम है, हर हेड में कुछ चीजें NTR में आ रही है, हो सकता है कोई SBI में आ रही हो सकता है कुछ FTR में आ रही हो। वो कह रहे हैं जो NTR वाली इनकम है ना, वो सारी इकट्ठी कर ली है, सैलरी वाली भी और प्रॉपर्टी वाली भी, बिजनेस वाली भी, कैपिटल गेन वाली भी, सबको इकट्ठा करके टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया। अब डिसाइड करना है कि ये बंदा सैलरीड इंडिविजुअल है या नहीं है, ताकि पता चले स्लैब कौन सी लगनी, टेबल ए लगाना या बी लगाना। रेलिवेंट रेट फॉर सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल विल बी अप्लाइड। मसलन एक आदमी है, उसकी सैलरी से इनकम है 2 मिलियन, प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 5 लाख। इसका मतलब है टोटल इनकम हो गई 25 लाख। अब पहला मसला, एक हम डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं, सैलरीड इंडिविजुअल। अगर किसी बंदे की टोटल इनकम का 75% सैलरी से हो, तो अब हमने देखा दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या आंसर आया? 70। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई तकलीफ दे ले कैलकुलेटर।
75% से ज्यादा है। इसका मतलब है पर्सन इज सैलरीड इंडिविजुअल। तो हम उस वाले स्लैब में जाएंगे जहां सैलरीड इंडिविजुअल का रेट लग रहा हो और 25 लाख पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनटीआर। अच्छा जी, फिर आ गया सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। फॉलोइंग इनकम आर चार्ज अंडर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। ये जब हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो बातें समझ आएंगी। फिर कुछ चीजें हैं विच इज कॉल्ड फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब है एक रेट लिखा हुआ है, बस जो वहां रेट लगा लें बस यही आपकी इनकम है। यानी ये आमतौर पर सेल पर रेट लग रहा होता है, प्रॉफिट पे नहीं लग रहा होता। जैसे एक्सपोर्टर को कहा जाए कि आपने जितने की एक्सपोर्ट की हैं उसकी वैल्यू का 1% टैक्स पे कर दो या 2% टैक्स पे कर दो। दिस इज कॉल्ड एफटीआर। टैक्स रेट फिक्स होगा, अलग होगा, टेबल नहीं लगेगा, स्लैब नहीं लगेंगे। और आमतौर पर प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि रिसीट्स पे लग रहा होगा। रेट भी कम होगा, ऐसे थोड़े होगा जैसे हम स्लैब में तो 35% तक जा रहे हैं, ये रेट होगा 1%, 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 10% बस, इस तरह के। ठीक है ना। ऐसे 3 तरह की टैक्सेशन हो रही है। अभी फिलहाल इन दोनों को पढ़ना नहीं है, ये पढ़ेंगे, इसकी एप्रोप्रिएट जगह है कैपिटल गेन, वहां ये तीनों बातें समझ आ जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ हमने एक लफ्ज इस्तेमाल करना है कि जो टैक्स क्रेडिट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एनटीआर के लिए है। ये एक लफ्ज समझना है जिसके लिए हमने बाकी 2 अल्फाज को क्या कर लिया है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा लिया है कि 3 तरह के टैक्सेशन है। अब एक बंदे की इनकम आई, इधर देखिए, एक लफ्ज लॉ ने अलाउ करना है, डिडक्टेबल अलाउंसेस। 4 बातें वो कहते हैं भाई आप, अब ये सारी गुफ्तगू हो रही है एनटीआर की, सारी गुफ्तगू हो रही है एनटीआर की, यानी हमने सारी इनकम निकाली तो उसमें से एसबीआई भी माइनस कर दिया, एफटीआर भी माइनस कर दिया, क्योंकि वो तो अलग जगह पर टैक्स होगा उनका। बाकी बच गई एनटीआर की इनकम। लॉ कहता है यार हम आपको ना 4 खर्चे अलाउ करने लगे हैं। नॉर्मली हमने पढ़ा था सैलरी के अगेंस्ट कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 60 जाकर 4 बातें कर रहा है, 60, 60A, 60B, 60C एंड 60D। ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अगर इन 4 हेड पर जैसे यहां बताया जाए आपने कोई खर्चे किए हुए हैं तो लॉ कह रहा है यार ये खर्चे पहले माइनस कर लें फिर हम आपसे टैक्स लेंगे। मसलन 25 लाख पे डायरेक्ट नहीं स्लैब लगा, इसमें से पहले माइनस करें ज़कात, फिर माइनस करें वर्कर वेलफेयर फंड, फिर माइनस करें वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, फिर माइनस करें अपने बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अब जो पैसे बच गए हैं उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। इनको हम कहते हैं स्ट्रेट डिडक्शन या डिडक्टेबल अलाउंसेस। एनटीआर में तो कोई हेड बचा ही नहीं ना, एनटीआर में तो एक टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट है, हेड तो बचा ही नहीं, हेड का तो सबका टोटल लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए सारा काम होना कैसे, मैं समझा रहा हूं, अभी सारा फॉर्मेट आएगा यहाँ पे। सबसे पहले आगे जी ज़कात कब अलाउ होगी। A person is entitled to a deduction allowance for an amount of any zakat paid by the person in a tax year under zakat and ushur ordinance 19। zakat कैलकुलेट होती है, हमारे मुल्क में एक लॉ है zakat and ushur ordinance 1980। इस ऑर्डिनेंस के तहत, इस लॉ के तहत जो मैं ज़कात पे करूंगा वो मेरा अलाउएबल एक्सपेंस हो जाएगा। आप पर्सन, और पर्सन में आपको पता है सब लोग शामिल हैं, इंडिविजुअल भी, कंपनी भी, एओपी भी, ठीक है ना। इसका मतलब कंपनी भी ज़कात पे करेगी तो उसको अलाउएबल एक्सपेंस हो जाएगा। मैं एज एन इंडिविजुअल ज़कात पे करूंगा, लेकिन एक शर्त लगी है, क्या जी,
ज़कात मैंने पे की हो अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अब ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि ये ज़कात आपने गवर्नमेंट को पे करनी है, यानी गवर्नमेंट के बैतुल माल में जमा करानी है। एक ज़कात है ज़कात में दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक मेरा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। रिलीजियस कॉन्सेप्ट, कुरान हमें कहता है कि ज़कात का बेहतरीन मसरफ क्या है, आपके जो बिल्कुल करीब के रिश्तेदार हैं उनको ज़कात दें। फिर वो उसकी प्रायोरिटी बताता है, ये पहली प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जब आप किसी रिश्तेदार को ज़कात दे रहे हैं, किसी दोस्त को ज़कात दे रहे हैं, किसी जानने वाले को ज़कात दे रहे हैं, जाहिर है उसे दे रहे हैं जो आपकी नज़र में ज़कात का मुस्तहिक है। ये कवर नहीं हुई। यहाँ कौन सी ज़कात कवर हो रही है? वो जो यकम रमजान को बैंक बंद करके हम ज़कात नहीं काट रहे होते, और ये ज़कात यहाँ से कटती है और जाकर बैतुल माल में चली जाती है। फिर इसको गवर्नमेंट अप्लाई करती है। हम अच्छा गुमान रख के कहते हैं चलो जी ठीक कर रही होगी। हम उसको पॉलिटिसाइज नहीं, फिलहाल तनकीद नहीं कर रहे। लेकिन जो आपने कोई गरीब ढूंढा और आपने उसको ज़कात दे दी, वो इसमें कवर नहीं। Where zakat has been deducted out of the profit on debt, which is chargeable under the head income from other sources, such zakat shall not be deducted out of total income. Rather, it shall be allowed as deduction while computing income from. वो कहते हैं एक ना प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है इंटरेस्ट इनकम, बैंक वगैरह से आ रही होगी। बैंक जब आपको इंटरेस्ट इनकम पे करेगा, फर्ज किया बैंक ने इंटरेस्ट इनकम पे की आपको 1 लाख रुपए, खुद इंटरेस्ट पे कर रहा है, आपसे ज़कात काट लिया 2,500 रुपया, ठीक है ना, बाकी पैसे आपको दिए। वो कहते हैं ये ज़कात जहां हम ये वाली सेक्शन 60 वाली ज़कात माइनस करवा रहे हैं ना, यहां से माइनस नहीं होगी, बल्कि ये उस हेड का एक्सपेंस बन जाया करेगा, ठीक है ना। ये क्योंकि ये वहां अलाउएबल है। कोई जैसे हम कह रहे हैं 2 दफा टैक्स नहीं देना, ऐसे ही कोई खर्चा 2 दफा अलाउ तो नहीं हो सकता ना। मसलन हम कॉलेज से इनकम कमा रहे हैं, कॉलेज की इस बिल्डिंग का रेंट हमारे कॉलेज के एक्सपेंसेस में चार्ज हो जाएगा। एक दफा हो गया, अब मैं अपनी इनकम का टैक्स देने लगा हूं। अब मैं कहूँ नहीं जनाब, कॉलेज का मैं भी पार्टनर हूँ, इस रेंट को मैंने भी पे किया और मेरी इनकम में से भी माइनस करो, तो 2 दफा तो माइनस नहीं होगा ना, एक जगह माइनस होगा। क्योंकि ये वाली ज़कात इस एक्सपेंस में से माइनस हो रही है, इस हेड में से माइनस हो रही है, इसलिए ये दोबारा माइनस नहीं होगी। Where the amount of ज़कात is more than total income, अगर किसी शख्स की इनकम से ज्यादा उसकी ज़कात हो, क्योंकि ज़कात तो रिलीजियस बुनियादों पे लगेगी ना, एसेट्स पे लगेगी। The excess amount shall not be refunded, carry forward or carried back। मसलन एक किसी स्पेसिफिक उसकी बात आ रही है, एक शख्स की इनकम उस साल में है 25 लाख रुपया, लेकिन उसकी ज़कात रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से 50 लाख बनती है। वो कहते हैं आपने इनकम में से मुझे माइनस करना अलाउ किया ना, तो मेरी तो 25 लाख अभी भी ज़कात बनती है, बचती है, जो मेरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुई, तो ये आप मुझे अगले साल अलाउ कर देना। वो कहते हैं नो। वो कहता है अच्छा उससे पिछले साल अलाउ कर दो। वो कहते हैं नो, सिर्फ इस साल अलाउ थी, इस साल की इनकम में से आप ज़कात माइनस कर लें ताकि आपका टैक्स बच जाए, लेकिन ये फेवर नहीं दे रहे कि आप इसे अगले साल भी ले जाएं। हाँ, कुछ चीजें अगले साल जाया करेंगी। हम एक चैप्टर हमने पढ़ना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बिजनेस लॉस कुछ आगे जाया करेंगे, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड या कैरीड बैक, या वो कहे जी चलो फिर 25 लाख आप मुझे रिफंड कर दें, वो कहता है ये कोई ऑप्शन नहीं है। हम नॉर्मली तो ऐसे ही होगा कि किसी शख्स की 50 लाख इनकम होगी और वो क्लेम कर रहा होगा कि यार मैंने 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 1 लाख रुपया ज़कात पे की हुई है, तो हम जनरल चाहते हैं, मसलन ये कहता है जी मैंने 5 लाख ज़कात पे की हुई है, तो ओके जी 45 लाख पर टैक्स दे दो। गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन अगर इसकी 50 लाख इनकम है और इसने 75 लाख ज़कात पे की हुई है, तो वो जो 25 लाख है उसका अब कोई बेनिफिट नहीं है, वो जाया हो गया आपका। ना पिछले साल बेनिफिट जा सकता, ना अगले साल जा सकता, ना रिफंड दे रहे हैं, यही बात लिखी है। वेयर द अमाउंट ऑफ ज़कात इज मोर देन
टोटल इनकम, एक्सेस शैल नॉट बी रिफंडेड, पैसे वापस ना लेने आ जाना, और कैरी फॉरवर्ड, अगले साल नहीं लेकर जाएंगे, और कैरीड बैक, पिछले साल नहीं लेकर। इसका मतलब है ये सिर्फ उस साल का बेनिफिट हो रहा है। बस एक बात समझने वाली है, ज़कात मस्ट बी पेड अंडर ज़कात एंड। अब अगर खाली लिखा हो ना ज़कात पेड, एग्जाम में लिख लें कहीं ये बात, खाली लिखा हुआ है ज़कात पेड, तो हम हमेशा अज्यूम कर लिया करेंगे कि ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। हम अज्यूम कर लिया करेंगे कि दिस ज़कात इज पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, और इसके ऊपर इसको डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो, एक और लफ्ज लिख लें, वन साइडेड हमने कॉपी करवाई हुई है ना किताब की, एक लफ्ज और लिख लें, ज़कात पेड टू पुअर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या पर्सन्स, ज़कात पेड टू पुअर रिलेटिव, पर्सन, फ्रेंड्स। ये नजर आ रहा है हमने इंडिविजुअल पे की हुई है। अब आपकी अजम्पशन का कोई फायदा नहीं है, अजम्पशन लेंगे भी तो गलत हो जाएगा। दिस ज़कात शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। ज़कात पेड टू रिलेटिव्स, पर्सन्स, अब अजम्पशन का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे लिख लो, ज़कात पेड टू, यानी अगर हमें ये समझ आए उस लफ्ज से जो एग्जामिनर ने यूज किया है कि हमने इंडिविजुअल को किया है, तो इसका मतलब है ये ज़कात अलाउ नहीं है। लिखा हुआ है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, या ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक। अब इसका मतलब है ज़कात, क्योंकि बैंक किसके तहत डिडक्शन कर रहा है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत डिडक्शन कर रहा है। अच्छा जी, आगे अब दो लफ्ज सिर्फ सुनने हमने, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड। हमारे ना लॉ में एक वर्कर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल वर्कर और उनका जिक्र हो रहा है बेसिकली। ये दो बड़े अच्छे सोशल नेटवर्क्स हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं। जैसे आपने देखा होगा सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना। फिर वर्कर वेलफेयर फंड के तहत बहुत सारे बच्चों की तालीम 100% फ्री है। इवन उन्हें किताबें भी मिलती हैं, उन्हें हॉस्टल का खर्चा भी मिलता है, उन्हें कॉलेज के सारे पैसे मिल रहे होते हैं अगर वो उनके वालिद वर्कर वेलफेयर फंड में उस इदारे में रजिस्टर्ड हैं तो, ठीक है ना। अब इन फंड के पैसे कहां से आते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री है उसकी एक एक्स अमाउंट प्रॉफिट की, मैं आपको समझाने के लिए लफ्ज बोल रहा हूं, प्रॉफिट का 5% वर्कर वेलफेयर फंड में जाएगा जो कि गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी चला रही है, एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, और भी बहुत सारे काम कर रही है, और हकीकतन हो भी रहे हैं। हम सिर्फ अपने मुल्क पर नेगेटिव बातें करने की आती हैं, हो भी रहे हैं। इम्पोज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब भी कोई काम करना है वो इम्पोज करने से ही हो सकता है ना। वॉलंटियर से तो हम हेलमेट भी नहीं पहनते, गाड़ी की बेल्ट भी नहीं लगाते, पेंट की लगाते हैं, गाड़ी की नहीं लगाते, ठीक है ना, क्योंकि वॉलंटियर, हालांकि गाड़ी की सीट बेल्ट लगाने का सारा फायदा मुझे ही होना है ना, लेकिन इसको भी इन्फोर्स करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को सारे काम इन्फोर्स ही करने पड़ेंगे जब तक हम माशरे की तख्लीक नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो मेरे भाई की जिनकी आजकल अब तस्वीरें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, और ये समझ रहे हैं कि आज लेक्चर वो तो नहीं पढ़ाने आ गए, वो मुझसे बड़े भाई हैं, 2 साल मुझसे बड़े हैं वो, तो लगते छोटे हैं तो वो इंग्लैंड में होते हैं। वो यहाँ आके, हालांकि मतलब माशाल्लाह यहाँ भी ड्राइव करता रहा, पहले यूएई में था, फिर इंग्लैंड चले गए, यहाँ आके वो छोटी मोटी ड्राइव कर लेता है, लेकिन वो कहता है मुझे पसीना आ जाता है ड्राइविंग करते हुए। कहते हैं तुम लोगों को पता कैसे चलता है कि बंदा ऐसे आने लगा है कि कोई रूल कोई रेगुलेशन तो तुम लोग फॉलो नहीं करते हो। तो माशरे को हमने तख्लीक ही नहीं किया हुआ, मतलब वो लोग यहाँ आके मिसफिट हो जाते हैं। यहाँ के रहने वाले, यहाँ सिर्फ 10 साल आप बाहर गुजार लें
तो फिर आपको हर चीज यहाँ ऑड लगनी शुरू हो जाती है, बिकॉज माशरा उस तरह डिजाइन ही नहीं है। तो आपको सीट बेल्ट लगवाने के लिए भी ये करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। वो कह रहा है हमारे यहाँ हर गाड़ी के अंदर ऐप इंस्टॉल्ड है, हर सड़क में जो मैक्सिमम स्पीड है वो ट्रैफिक के लोड को देख के पता चलता है। यानी आप ऑड टाइम में गुजर रहे हैं तो उस रोड पर 120 भी अलाउड है आपको, ऑफिस टाइम है तो मैक्सिमम लिमिट गिरते 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 20 किलोमीटर पे भी आ जाती है। लेकिन कहते हैं कि वहाँ हमारे जहन में ये कभी ख्याल ही नहीं पैदा हुआ कि हम 20 किलोमीटर अगर स्पीड है तो हम 21 किलोमीटर पे भी जा सकते हैं। कह रहे हैं ये सोच ही एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पर किसी के अंदर। उन्हें पता है गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, वो फौरन ऐप आपकी कनेक्टेड है, वो उसी तरह ही आपकी गाड़ी के अंदर आ रहा है कि इस वक्त स्पीड ये है, बस आपने उस पर चलना है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो गवर्नमेंट को इन्फोर्स ही करना पड़ेगा भाई। अब गवर्नमेंट ने जो अमाउंट कैलकुलेट करवाई वर्कर वेलफेयर फंड की और जितनी वर्कर पार्टिसिपेशन फंड की, वो कह रहे हैं यार इसका फायदा ये होगा आप इसे एज ए एक्सपेंस माइनस कर लें। तीन चीजें माइनस होगी, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड। फिर अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, एवरी इंडिविजुअल, अब यहाँ पर्सन नहीं लिखा लाने लफज, इंडिविजुअल, जाहिर कंपनी के बच्चे तो नहीं होंगे ना, ठीक है ना, एओपी के बच्चे तो नहीं होंगे, इसलिए लॉ ने यहाँ, लेजिस्लेटर ने यहाँ लफज इंडिविजुअल लिखा। एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन अलाउंस फॉर ट्यूशन फी पेड इफ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 मिलियन, 15 लाख। अच्छा, बाद दफा ना लेजिस्लेटर एक लॉ बनाने लगता है और साथ ही कंजूसी हावी हो जाती है, साथ ही वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ना वो बीच में आ जाता है। यार आप एक एजुकेशन एक्सपेंस को अलाउ करने लगे हैं, साथ ही आपने कहा सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जिनकी इनकम 15 लाख से कम है, चलो कोई बात नहीं, उनकी हो रही है तो कितना अलाउंस है? अलाउंस शैल बी लोअर ऑफ 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर, 25% of the person taxable income for the year, and amount computed by multiplying 60,000 with the number of children. तो एक्चुअली पहले ही आएगा, बिल्कुल सही है, जनरली ये पहले ही बनेगा, ठीक है ना, लोअर यही आ जाएगा। वो कहते हैं इनमें से जो फिगर सबसे लोअर है वो भी आप क्या कर लें, माइनस कर लें एज एन पॉइंट। समझाऊं या रुक जाऊं? अब माइंड नहीं करना, अगर मैं समझाना शुरू हुआ तो रुक जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसको 60,000 पर स्टूडेंट आपका, पर चिल्ड्रन आपका कोटा है मैक्सिमम। जाहिर है ट्यूशन फी पे करनी है ना, जो राइज में पैसे दिए उस पे मिलना है ना, ठीक है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, द अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। अलाउंस विच इज नॉट एबल टू डिडक्ट शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, वही वाली बातें आ गई सारी की सारी। तो जी 4 बातें लॉ कह रहा है ये माइनस कर ले। अब जरा इसकी कंप्यूटेशन पढ़ते हैं, कॉपी निकाल लें, जरा कॉपी निकाल लें। नंबर 1, सबसे पहला काम, फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहला और जरूरी काम, फॉर्मेट क्या होगा? तो अब हम सारी इनकम पढ़ चुके होंगे ना, जरा देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग 1 में हमने इसकी वर्किंग कर रखी होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, साथ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कहा कि ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान में भी हो सकती है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है, क्योंकि अगर सैलरी पाकिस्तान से बाहर होगी तो एग्जेम्प्ट होगी थी ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस, पाकिस्तानी भी फॉरेन सोर्स भी, कैपिटल गेन पाकिस्तानी भी फॉरेन सोर्स भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पाकिस्तानी भी फॉरेन सोर्स भी। अब जरा पहले ना कुछ नोमेनक्लेचर हमने याद करना है। सारी इनकम पाकिस्तानी सोर्स और फॉरेन सोर्स हमने ऐड कर दी, इसका नाम रखा है टोटल इनकम। क्या नाम रखा है इसका? टोटल इनकम। इसमें से माइनस कर देनी है 2 इनकम, सेपरेट ब्लॉक वाली भी और एफटीआर वाली भी, यानी जिनके ऊपर अलग टैक्स रेट लगना है। जाहिर है वो माइनस करनी है ना, क्योंकि
क्योंकि सेपरेट ब्लॉक का भी अपना अलग रेट है, स्लैब नहीं लगना उस पर, और एफटीआर भी अलग ही है, वो दोनों माइनस कर दिए हमने। जब ये माइनस कर दी, अब माइनस की हैं डिडक्शंस। कौन सी? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, अलाउंस फॉर एजुकेशन। अब जो इनकम बची है दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। अब ये फर्क समझना है, व्हाट इज टोटल इनकम एंड व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। लिख लें, नोट कर लें, एक दफा हाथ से गुजर जाएगी इस बहाने। स्लाइड दे दूंगा। हाँ हाँ ऐसे, चलो तस्वीर उतार लो भाई, लिखने से रहने दो, हाथ से गुजर जाएगी ना जरा। पहले हर इनकम हमने ऐड कर दी है, पाकिस्तान सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी। फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जम्प्ट हो गई थी ना। पहला काम सारी इनकम एनटीआरबी एफटीआरबी सबको इकट्ठा कर लिया, इसका नाम रख दिया टोटल इनकम। इसमें से एनटीआर और एसबीआई माइनस कर दिए, पीछे इनकम बची है एनटीआर वाली सिर्फ। इसका मतलब है, यहां से एक बात समझें, ये जो सारी डिडक्शन है ये एनटीआर के अगेंस्ट मिल रही है अब हमें, क्योंकि जो एनटीआर के अलावा वाली इनकम थी वो तो हमने माइनस कर दी थी, ठीक है ना। ज़कात एनटीआर के अगेंस्ट एडजस्ट हो रही है, वर्कर वेलफेयर फंड एनटीआर के अगेंस्ट, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड एनटीआर के अगेंस्ट, बच्चों के एजुकेशन एक्सपेंसेस एनटीआर के अगेंस्ट। अब माइनस किया है, अब जो बचा है इसका नाम रखा है टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसपे हम टैक्स पे करने जा रहे हैं। इस इनकम पे हम टैक्स नहीं पे करने जा रहे, इसको मैं ऐसे न्यूमेरिकली यहाँ बताता हूँ। देखें, एक बंदे की सैलरी इनकम है 8,90,000, प्रॉपर्टी इनकम है 2 लाख, बिजनेस से इनकम आई है 1 लाख, कैपिटल गेन है 50,000 का, अदर सोर्सेज से 1,10,000, इसको टोटल इनकम आ रही है 13,50,000। क्या गवर्नमेंट मेरे से इस पे टैक्स मांग रही है? नहीं, गवर्नमेंट मुझे कह रही है भाई सबसे पहले तो अगर कोई सेपरेट ब्लॉक है तो वो माइनस कर दो इसमें से। उस पे टैक्स तो मांग रही है लेकिन किसी और रेट पर मांग रही है। जो स्लैब मैं लगाने जा रहा हूं उस पे नहीं मांग रही, वो माइनस करे। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि अच्छा अगर तुमने ज़कात 75,000 पे की है तो माइनस कर लो, लेकिन कौन सी ज़कात? ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, एजुकेशन एक्सपेंस उस लिमिट में रहकर उन 3 में से लोअर ऑफ हमने सारे उठाए, पता लगा 1,80,000 जो है ना ये गवर्नमेंट मुझे अलाउ कर रही है माइनस करना। तो गवर्नमेंट मेरे से 11,70,000 पर टैक्स मांग रही है रादर देन। पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझ आया। और ये जो 4 चीजें हम माइनस कर रहे हैं इसका टेक्निकल नाम क्या है? डिडक्टेबल अलाउंसेस। बात समझ आ गई जी? हाँ, जो सेपरेट ब्लॉक में फॉल करेंगी, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, इसके फौरन बाद हमने कैपिटल गेन ही पढ़ना। कुछ बात समझ आई है? नाउ अब एक अहम बात रह गई थी, सैलरीड इंडिविजुअल की डेफिनेशन, ठीक है ना। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceed 75% of his taxable income. Taxable income, not total income. Person is called. अब ये हमारे पास बंदा आ गया, हमने चेक करना है कि ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। सैलरी की परसेंटेज निकालनी है 13,50,000 से या 11,70,000 से? 11,70,000 से। मैंने आपको निकाल के दिखाया कि 11,70,000 से जब हमने निकाला तो ये 76% है बंदा, तो सैलरीड इंडिविजुअल हो गया। फिर साथ ही आपको करके दिखाया कि ये वो गलत कैलकुलेशन है कि अगर आपने गलती से 13,50,000 लगा दिया तो ये नॉन सैलरीड भी बन जाएगा नंबर 1, और वैसे भी सारा ही काम खराब हो गया, ऐसे तो कैलकुलेशन करनी नहीं है। बात समझ आई है? इसका मतलब है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे जहन में अब ये बैठना है, व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कम्स आफ्टर डिडक्टिंग सेपरेट ब्लॉक and deductible
अब आप ऐसे समझें हमारे वो जो हमने 3 बनाया ना उसको 2 में कन्वर्ट कर लें। एक इनकम है जिसका रेट अलग है, क्या है वो SBI है, क्या है वो FTR है, और एक इनकम है जिसपे टेबल लगना है, क्या है टेबल A लगे या B लगे। सबसे पहले हमने टेबल वाली इनकम यानी NTR की इनकम सेपरेट की है। पहला काम क्या किया है, NTR की इनकम सेपरेट की है। जब इसकी इनकम सेपरेट कर दी तो फिर हमारे पास क्या आ गया, बल्कि अभी सेपरेट भी नहीं की, उससे पहले वाली इनकम NTR सारा कुछ शामिल है बीच में, टोटल इनकम। फिर हमने SBI अलग किया, फिर हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस किए, बाकी क्या रह गया, टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, यहां से अब हमें न्यूमेरिकली पर्सन का स्टेटस कैलकुलेट करना आ गया है, वेदर द पर्सन इज सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। इस स्टेटस पर डिपेंड करता है टेबल ए लगना है कि बी लगना है। ठीक होगी ना बात, इस स्टेटस पर डिपेंड करता है कि टेबल ए लगेगा या टेबल बी लगेगा। अब हमारे हाथ से अगर ये लिख कर हमने नहीं किया हुआ तो हमें सारा कॉन्सेप्ट आने के बावजूद अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो हम एग्जाम में कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आ गया 2 कॉन्सेप्ट, एक तो पढ़ लिया हमने, डिडक्टेबल अलाउंसेस वर्सेस टैक्स क्रेडिट। डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम विच मींस नो टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन इट। हमने क्या किया, यहां देखिए, जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 1,80,000 है ये तो टैक्सेबल इनकम में से माइनस ही हो गया हुआ है। टैक्स कैलकुलेट ही 11,70,000 रुपये हो रहा है, टैक्स कैलकुलेट ही 11,70,000 रुपये हो रहा है। इसको इसी वजह से बात लोग इसको स्ट्रेट डिडक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट डिडक्शन, यानी हमने इनकम मानने से इनकार कर दिया उसको। ठीक है ना, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट। अब वो जो बाकी अमाउंट बची है, कितनी अमाउंट बची है हमारे पास, 11,70,000। अब गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई इस 11,70,000 पर मैंने आपसे टैक्स लेना है, इस 11,70,000 पे मैंने आपसे टैक्स लेना है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अच्छे काम हैं कि हो सकता है आप वो काम कर रहे हो। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं यार हमें टैक्स नहीं लेना चाहिए इस पे। अब अगर गवर्नमेंट बड़ा दिल करती तो टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को लाती ना, उन सारे कामों को उठाकर कहां डाल देती, डिडक्टेबल अलाउंस में डाल देती। लेकिन गवर्नमेंट को वही पाकिस्तानी माइंडसेट बीच में आ गया ना, कहा नहीं यार ऐसे नहीं है, हम इन पर टैक्स तो नहीं लेना चाहते, लेकिन हम एक काम करेंगे, आपसे पहले 11,70,000 पे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो काम आपने अच्छा किया होगा ना उसके ऊपर आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर देंगे। आपका टैक्स बनाएंगे, पहले फर्ज किया जी 2.5 लाख टैक्स बना है, उसमें से कहेंगे नहीं यार इसमें तो हमने नहीं लेना, ये आपने अच्छे वाला काम किया हुआ था तो बाकी का आप टैक्स दे दो। अब वो जो क्रेडिट देना है, जो आपसे टैक्स नहीं लेना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लिया करेंगे। क्या कर लेंगे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मसलन आपको भी सिर्फ सादा समझाने के लिए बात कर रहा हूं, फर्ज करें एक बंदे की इनकम के ऊपर 5 लाख टैक्स बना है और उसकी टैक्सेबल इनकम थी 20 लाख रुपया। ये जाहिर एक फर्जी सी मैंने बात कर दी, तो जरा कैलकुलेट करें क्या रेट बना, कितने परसेंट, 25%। गवर्नमेंट कह रही, अच्छा ये 25% डायरेक्ट तो नहीं लगा ना, 25% तो आपको पता है स्लैब जब लग के आया होगा, पहले 0% लगता है, फिर 5% लगता है, करते करते फिर 35% तक जाता है।
उसका एवरेज निकलकर 25% आ गया। गवर्नमेंट कहती कि देखो यार, हमने आपसे जो आपकी इनकम थी उसका 25% टैक्स लिया है ना, अब आपने एक अच्छा काम किया, मसलन आपने चैरिटी का काम किया, आपने 2 लाख रुपया ना शौकत खानम को डोनेट किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है यार ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है, तो हम ना आपसे टैक्स कितना ले रहे हैं, 25%। तो आप ऐसा करो, 2 लाख का 25% मीन्स 50,000 रुपया आप अपने टैक्स में से माइनस कर लो, आप हमें 4.5 लाख रुपया टैक्स दो रादर देन 5 लाख देने। अभी मैं सिर्फ रॉ शक्ल में कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाउ इट वर्क्स। मेरी जो टैक्सेबल इनकम थी उसके ऊपर मैंने अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब जो टैक्स बना, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज निकला ही। ऑन एवरेज मैंने ये टैक्स पे किया है। ऑन एवरेज का मतलब है मैंने 0% भी पे किया हुआ है, 5 भी किया हुआ है, 7 भी किया हुआ है, सारी स्लैब लगी है ना, इसका एवरेज रेट आ गया, फर्ज किया जी 12.5% आ गया। अब गवर्नमेंट ने जिस बात पर मुझसे टैक्स नहीं लेना, गवर्नमेंट कहेगी यार आप इसके ऊपर 12.5% माइनस कर लो चैरिटी। ये बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट ये कह के फारिग होगी कि जनाब हमने टैक्स नहीं लिया आपसे, क्योंकि काम ही बड़ा अच्छा था यार, बड़ा बुरा लगता कि हम आपसे इस पर टैक्स भी लेते हैं। हाउ इट वर्क्स देखिए, अब स्लैब रेट हमें लगाना आता है ऑलरेडी, ऐसे ही है ना। हम कहते हैं जी टोटल इनकम, एक बंदा है नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड का क्या मतलब हुआ, इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी इज लेस देन 75%। 23 लाख रुपया एक बंदे की इनकम है। Calculate his tax liability if 300,000 is allowed as deductible allowance। पहले एक काम करते हैं, डिडक्टेबल अलाउंस में कितनी चीजें हैं? इसका मतलब है या 3 लाख उसने 3 लाख में से कुछ हिस्सा ज़कात दिया होगा, या वर्कर वेलफेयर होगा, या वर्कर पार्टिसिपेशन होगा, या कोई भी होगा। अगर ऐसे होता तो क्या होना था, हमने कहना था जी टोटल इनकम कितनी है, 23 लाख में से हमने पहले क्या करने थे, डिडक्टेबल अलाउंसेस, बाकी कितनी रह गई, 20 लाख पे हमने टैक्स लगाया स्लैब लगा के, तो फर्ज किया 2 लाख हो गया जी। ठीक है, वो जो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक लालच किया है। अब अगर फर्ज करें ये डिडक्टेबल अलाउंस ना हो, बल्कि क्या हो, टैक्स क्रेडिट हो, तो फिर क्या होगा, टोटल इनकम कितनी है, इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस अब कोई नहीं है, टैक्सेबल इनकम 23 लाख है, 23 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया, 2,52,500 आ गया। अब इससे एवरेज रेट निकाला, फिर हमने कहा कि अच्छा यार आपने तो एक बड़ा अच्छा काम किया था, किसका ऊपर, 3 लाख के ऊपर, तो आप अपना टैक्स क्रेडिट वापस ले लो, कितना, 32,900। अब इस बंदे को नेट कितना पे करना पड़ा, इधर कितना पे करना, अभी सिर्फ मैं आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, कल आएंगे तो न्यूमेरिकली कैलकुलेशन करके चलेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट पर पहले टैक्स लग जाता है, फिर एवरेज रेट पर हमें वापस मिल जाता है, लेकिन इस सारे के कहानी के दरमियान हमें टैक्स स्लैब ऊपर वाला लग जाता है। यहाँ हमें 20 लाख वाला टैक्स स्लैब लगा था, यहाँ हमें 23 लाख वाला टैक्स स्लैब लगा। वो जो टैक्स रेट अपर लग गया है उसकी वजह से गवर्नमेंट को 19,565 रुपए का फायदा पहुंच गया, क्योंकि एक दफा आपने 3 लाख को इनकम तस्वुर किया है, टैक्स लगा दिया है। स्ट्रेट डिडक्शन में हमने कहा नहीं यार, हमारी नजर में ये 3 लाख आपकी इनकम है ही नहीं। इस फर्क को समझे, सिर्फ आज के लेक्चर का ये मकसद था। यहां कहीं कंफ्यूजन है तो मुझसे रिपीट करवाए इस बात को। सॉरी,
नहीं 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 नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो रहा है ना, अलग अलग चीजें। वो चार चीजें तो हमेशा ही कहाँ जानी है, हमेशा ही डिडक्टेबल अलाउंसेस में जानी है। और जो क्रेडिट है वो भी हम पढ़ने लगे, इसके फौरन बाद हमने यही पढ़ना है कि टैक्स क्रेडिट है कौन कौन। ऑब्वियसली अलग अलग चीजें, अभी तो सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि क्रेडिट और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क क्या है। क्रेडिट में हम पहले उस चीज को इनकम मान लेते हैं, बाद में टैक्स एवरेज रेट पर माइनस कर देते हैं। यहां हम उसे इनकम में से ही डायरेक्टली माइनस कर दे। ऐसे नहीं है कि जी कहीं हमने फैसला करना है कि वर्कर वेलफेयर फंड जाना कहां है, नहीं नहीं, वो तो पढ़ रहे हैं, क्रेडिट तो हम पढ़ रहे हैं ना, क्रेडिट तो ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं कि भाई ये चार क्रेडिट है, बस दैट्स इट, ये हमेशा यहीं आने हैं। वो तो समझाने के लिए डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल ऐसे टैक्स क्रेडिट हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 3 4 5 जितने हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ये तो सिर्फ आपको मैकेनिज्म समझाया जा रहा है कि भाई फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स क्रेडिट एंड डिडक्टेबल अलाउंस। इन डिडक्टेबल अलाउंस वो चीज आपकी इनकम में से ही माइनस होगी, टैक्स लगा ही नहीं है। टैक्स क्रेडिट में क्या हुआ है, पहले इनकम में शामिल हो गई है, पहले टैक्स लग गया है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं नहीं यार, इसमें से एक काम आपने अच्छा किया हुआ था, चलो इस काम पे जितने पैसे खर्चे हैं उसका टैक्स आपको वापस दे रहे हैं। लेकिन ये वाली गेम करने के दरमियान में ही गवर्नमेंट को थोड़ा सा फायदा पहुंच गया। यानी लेजिस्लेटर जब कानून बना रहा होगा उस वक्त ऐसे सोच रहा होगा कि अगर इस बात को इधर लिखूंगा तो ज्यादा फायदा चला जाएगा टैक्स पेयर पे, इधर लिखूंगा तो थोड़े से पैसे हमें भी आ जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? तो दिस इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टेबल अलाउंस एंड टैक्स क्रेडिट। इसलिए समझाने के लिए, इसीलिए आपको लिखा कि अगर कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी इफ, अगर ये डिडक्टेबल अलाउंस होता तो क्या होता, और अगर ये क्रेडिट में फॉल करता है। लेकिन इन रियलिटी जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ अगर नहीं लगना, दोनों चीजें होंगी। कुछ चीजें मुझे एज ए डिडक्टेबल अलाउंसेस मिल रहे होंगे और कुछ चीजें मुझे टैक्स क्रेडिट मिल रहा होगा। हमने न्यूमेरिकली सिर्फ साबित किया है व्हाट इज द डिफरेंस। ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि उधर इनकम ठीक होगी ना बात। अब हम अपना स्लैब रेट लगा रहे होंगे उसी तरह, या वो वाला स्लैब लग रहा होगा या ये वाला स्लैब लग रहा होगा। कल आएंगे तो हम टैक्स क्रेडिट शुरू करेंगे पढ़ने इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। आज आपने जाकर सिर्फ, मैं अभी आपको ये लेक्चर सेंड कर दूंगा, आज आपने जाकर एक मर्तबा अपने हाथ से इस फॉर्मेट को बना लेना है। ये फॉर्मेट यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।